नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज का ब्लॉग मैं एक प्रश्न के साथ शुरू करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में आखिर कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन, जो कि पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं, उनका पर्चा आखिर क्यों खारिज किया गया? क्या इसमें कोई वास्तव में ऐसा पेश था, या जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है? आखिर क्या कारण रहा कि मीनाक्षी के पर्चे को रिटर्निंग अधिकारी ने खारिज कर दिया? कांग्रेस के प्रत्याशी के पर्चा खारिज होने के बाद मध्य प्रदेश में तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की निर्विरोध होने की संभावना बलवती हो गई, क्योंकि सामने जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनका पर्चा खारिज करने के बाद अब वोटिंग नहीं होगी और कोई उम्मीदवार न होने के कारण निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे। जैसा कि पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि संख्या बल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के दो प्रत्याशी आसानी से चुनाव जीतने वाले थे और तीसरे प्रत्याशी में पेश फंसता, क्योंकि जो संख्या बल 58 का प्रति सीट के लिए रहता है, उतने मत भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थे। इसके बावजूद भी जब उन्होंने प्रत्याशी खड़ा किया, उसी समय हमने बता दिया था कि निश्चित तौर पर अब कांग्रेस की दल में तोड़फोड़ किए जाएंगे। कांग्रेस भी इस बात को जानती थी, लिहाजा उसने अपने सभी 61 विधायकों को हैदराबाद में शिफ्ट कर दिया था। निश्चित तौर पर इसलिए कि जब बिना संख्या बल के भारतीय जनता पार्टी ने अपना तीसरा उम्मीदवार लगाया है और तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दांव चल रही थी, कांग्रेस के लिए यही मुफीद स्थिति थी कि वो अपने विधायकों को बचा कर रखे। लेकिन जैसे ही पर्चा खारिज होने की सूचना आई तो कांग्रेस की इस योजना पर भी पानी फेर दिया गया। आखिर क्या कारण था कि मीनाक्षी नटराजन के पर्चे को खारिज किया? क्या मीनाक्षी नटराजन नई प्रत्याशी? वो सांसद भी रह चुकी हैं, लिहाजा ये कहना कि उनको नामांकन भरने की अक्ल नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये बात गलत होगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब वो सांसद रह चुकी हैं तो निश्चित तौर पर उन्होंने बिना नामांकन के तो चुनाव जीता नहीं होगा। तो लिहाजा जो कि आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपने आपराधिक मुकदमे को छिपाया, जो कि चुनावी दृष्टि से एक अपराध है, और इसी को मुद्दा बनाकर रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके नामांकन को खारिज कर दिया। निश्चित तौर पर कोई भी अपराध या कोई भी कॉलम है, अगर उसकी जानकारी सही नहीं भरी जाती तो निश्चित तौर पर नामांकन खारिज होता है। लेकिन जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जैसे ही उन्हें ये महसूस हुआ कि अब वो कांग्रेस के
प्रत्याशी कांग्रेस के, माफ़ करें, गुट में तोड़ फोड़ नहीं कर पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत ही इस प्रकार की योजना बना ली। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यह योजनाबद्ध ढंग से काम हुआ, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने कांग्रेस की सफाई सुनने से भी इनकार किया, उनके वकील को अपने सामने किसी तरह का दलील पेश करने का मौका भी नहीं दिया, वो ज़रूर ये दर्शाने को काफ़ी है कि चुनाव आयोग का इरादा किस तरह से था। अब चूँकि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी सलाह देती रहती है कि वो कोर्ट जाए, कोर्ट जाने का एक ही वो रहता कि ये एक तरह से चुनावी याचिका सी होगी, और वो चुनावी याचिका का परिणाम किस प्रकार से निकलेगा। अभी हाल में ही एक मद्रास हाई कोर्ट ने जिस तरह का निर्णय सुनाया है, और जो जिस तरह का उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही है कि 1926 में गलत तरीके से जीते एक विधायक को मद्रास हाई कोर्ट ने फिर से विधायक बनाया, लेकिन उस विधायक बनाने से आखिर क्या लाभ हुआ, क्योंकि जब वो 6 सालें निकल गई, 19 की ये बात थी, और 6 सालों के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में होने के बाद भी इस पर निर्णय नहीं हो पाया। 26 में जब ये फैसला अब हुआ तो अब उनको विधायक मान लिया गया। इस तरह से तो वही कहावत चरितार्थ होती है, का वर्षा जब कृषि सुखानी। होना तो ये चाहिए कि रिटर्निंग ऑफिसर इसी समय अपने चैम्बर में बुला के निश्चित तौर पर उन पर इस बात की जानकारी मांगते। अगर इसी चुनावी याचिका के दौरान अगर मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन अवैध रूप से निरस्त करना पाया जाता है, तो क्या उस समय रिटर्निंग ऑफिसर पर कोई कार्रवाई होगी, या उनकी जगह गलत रूप से सांसद बने लोगों से इस तरह की वसूली की जाएगी। मेरे ख्याल से इस संबंध में कोई भी ऐसा निर्णय अभी तक होता हुआ नहीं दिखा है जिसमें कि लिए गए भत्ते आदि पर की वसूली उनसे की गई हो, उसे सरकारी राजकोष में जमा कराया गया हो, या उनकी जगह नए बनाए गए विधायक के खाते में ये जमा कराया गया हो। अब क्या होगा क्या नहीं, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्य के चुनाव में एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ा ली है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है। जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉक में बताया था कि एक एक सीटों को बढ़ाकर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सन 29 से पहले ही अपनी सरकार को पूर्ण बहुमत से बनाकर अपने अधूरे कामों को पूरा करना चाहती है। वो अधूरे काम कौन होंगे ये संभवतः आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो काम वो 2024 के चुनाव परिणाम के कारण नहीं कर पाए, कई विधेयकों को मजबूरन सरकार को वापस लेना पड़ा या उसे विभिन्न मंचों पर संसदीय समिति जैसी स्थानों पर भेजना पड़ा, तो सरकार उन सभी कानूनों को अपने बहुमत के सहारे पास कराने का स्वप्न देख रही है। क्या इस तरह से बहुमत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी एक तरह से लोकतंत्र का चीरहरण नहीं कर रही है? ये सवाल आप सभी के लिए छोड़कर
हम अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया आप हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करें। जय हिंद, जय भारत।